नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले प्रशासन का आधुनिकीकरण, किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो मॉडर्नाइजेशन किया जाता है और उसका आधुनिकीकरण कैसे किया जाता है। काफ़ी समय के अवकाश के पश्चात अब हमारी क्लासें जो नियमित रूप से रहेगी, निरंतर और सुचारू रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी जो नियमित अध्ययन करेंगे, जो उस पीछे के समय में जो अवकाश का समय रहा है और उसमें भी आपने बेहतर सदुपयोग किया होगा समय का, तो आज से हमारी क्लासें जो नियमित रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशासन का आधुनिकीकरण, जो एडमिनिस्ट्रेशन है। बात की जाए, जब आपको पीछे की क्लास में आपने पढ़ा होगा जो 1857 जो 1757 की बात की जाए, जो प्लासी का युद्ध होता है, उसके पश्चात भारत में धीरे धीरे जो ब्रिटिश सत्ता स्थापित होती है। 1764 ईस्वी के जो युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध होता है। उसके पश्चात धीरे धीरे भारत में है जो अंग्रेजी सत्ता है कायम होने लगती है और ब्रिटिश जो क्षेत्राधिकार है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सबसे पहले बात की जाए तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल में सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है। हालांकि जो ब्रिटिश लोग ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से आती है, लेकिन धीरे धीरे जो राजनीतिक सक्रियता इनके द्वारा दिखाई जाती है और ये राजनीतिक जो यहाँ राजनीतिक तौर पे भी इनके द्वारा शासन किया जाने लगता है। तो उस समय के दौरान बात की जाए, जो कई गवर्नर जनरल जो भारत में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त करके भेजे जाते हैं, जिनको यहाँ पे ब्रिटिश शासन के संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। और उन्हीं समय के दौरान बात की जाए तो उनके द्वारा नित्य नए प्रयोग किए जाते हैं और कई नई व्यवस्थाएं कायम की जाती है। वर्तमान समय में भी आप देखो कि व्यवस्थाएं अपने जो कलेक्टर की पोस्ट है, तहसीलदार की, मजिस्ट्रेट की पोस्ट है, ये जो प्रशासनिक जाल है, ये अगर इसके अतीत में झांक कर देखा जाए तो ये ब्रिटिश जो अधिकारियों के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई थी, जिन्हें आज भी जिनके अस्तित्व को देखने को मिलता है, जिनका अस्तित्व अपने को देखने को मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशासन का आधुनिकीकरण। अगर इसके समय की बात की जाए तो 1836 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक इसका समय रहता है, जिस समय क्या होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें काफ़ी कुछ बेहतर और बदलाव अपने को देखने को मिलता है उसी दौरान। तो इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय जो भारत में जो गवर्नर जनरल थे, पहले तो हमें ये देखना होगा वो गवर्नर जनरल कौन कौन थे, किनका शासनकाल यहाँ रहता है। ब्रिटेन की संसद के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों के द्वारा ही गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन में करते हुए उसे भारत भेजा जाता था उनकी तरफ से शासन करने के लिए। तो 1835-36 ईस्वी की बात करते हैं। अगर इससे समय पहले की बात की जाए तो यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले जो गवर्नर जनरल रहे थे, आपको याद होगा जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा होगा, 1828 ईस्वी से लेकर 35 ईस्वी तक, और उनका जो कार्यकाल समाप्त होता है उसके पश्चात प्रशासन का काफ़ी आधुनिकीकरण तेज गति से होने लगता है। 1828 से 35 ईस्वी में आपको याद होगा जो 1829 ईस्वी में जो विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है और राजा राम मोहन राय के जो समाज सुधारक हैं उनके प्रयास के द्वारा ये अगर देखा जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उनके जाने के पश्चात जो 1835 ईस्वी से 36 ईस्वी तक चार्ल्स मेटकाफ जो गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। और चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि प्रेस को इन्होंने काफ़ी स्वतंत्र किया था और काफ़ी आज़ादी इनके द्वारा फ्रीडम दी जाती है, इसलिए इन्हें चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ के पश्चात 1836 ईस्वी में स्टुअर्ट एल्फिंस्टन आते हैं और इनमें भी जो ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल रहते हैं। कुछ समय पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड को 1836 ईस्वी में पुनः भेज दिया जाता है कंपनी के द्वारा
और जो संचालक है कंपनी के और जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा इन्हें जो भारत पे ब्रिटिश शासन के लिए भेज दिया जाता है। तो लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं, तो इन्हीं के समय जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होते हैं और इसी वक्त बात की जाए शाह शुजा वहाँ के शासक रहते हैं, अफगान शासक है, और जो अपने सिख शासक रणजीत सिंह है और अंग्रेज़ों के मध्य जो त्रिपक्षीय समझौता इसी वक्त होता है और अफगान नीति को असफल मानते हुए इन्हें जो लॉर्ड ऑकलैंड को पुनः वापस बुला लिया जाता है। और उन लॉर्ड ऑकलैंड के पश्चात 1842 ईस्वी में पुनः जो लॉर्ड एलनबरो को यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा जाता है। और लॉर्ड एलनबरो के बात करते हैं तो इनकी जो सिंध के प्रति जो आक्रामक नीति रहती है उसकी वजह से इन्हें भी पुनः जो 1842 ईस्वी में वापस बुला लिया जाता है। उसके पश्चात 1844 ईस्वी में इनको विस्काउंट हॉर्डिंग जिन्हें लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम भी कहा जाता है, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा जाता है और इनके द्वारा भी काफ़ी कुछ सुधार किया जाता है। अगर बात की जाए प्रशासन के आधुनिकीकरण की, तो प्रशासन का आधुनिकीकरण अगर देखा जाए सही मायने में तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही अपने को देखने को मिलता है कि प्रशासन का आधुनिकीकरण काफ़ी तेज गति से होने लगता है। यानी आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय शुरू हो जाती है और लॉर्ड ऑकलैंड का समय 1836 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक रहता है। विलियम बेंटिंग के जाने के पश्चात जो मेटकोफ और एल्फिंस्टन के पश्चात यही आते हैं और इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय तक देखा जाए तो 6 वर्षों तक यहाँ शासन किया जाता है गवर्नर जनरल के रूप में। और इन्हीं के समय काफ़ी कुछ सुधार जो प्रशासन में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मुख्य सुधार प्रशासन के आधुनिकीकरण की। अगर बात की जाए तो मुख्य जो सुधार इनके द्वारा किया जाता है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, वो क्या सुधार किया जाता है। पहले क्या होता था, जो मुकदमा होता था तो किसी न्यायालय के विरुद्ध कोई यूरोपीय लोगों और भारतीय लोगों में काफ़ी भेदभाव होता था और यूरोपीय लोगों को ये अधिकार था कि किसी भी न्यायालय के विरुद्ध, जो चाहे वो छोटे स्तर का न्यायालय हो, उसके विरुद्ध में जो अपील है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उनके द्वारा अपील की जा सकती। इस चीज़ का लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा विरोध किया गया और जो सदर अदालत होती है, सदर अदालत जो शहरी स्तर पे होती है, जो राज्य स्तर पे होती है, उन अदालतों के क्षेत्राधिकार में जो यूरोपीय लोगों को भी कर दिया गया। यानी कि इनके द्वारा जो आंकलन किया गया कि जो समस्त भारतीयों को अगर इस स्तर पे जो न्याय मिल रहा है, ये व्यवस्था है, तो इन यूरोपीय लोगों को न्याय मिलने में क्या दिक्कत आ रही है, तो यूरोपीय लोगों को भी इनके समान ही रखना चाहिए। तो यूरोपीय लोग जो सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील कर सकते थे किसी भी जो न्यायालय के विरोध में, तो उसको इस अधिकार को इनके द्वारा छीन लिया जाता है। और ये बात काफ़ी इनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, यूरोपीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। जो ब्रिटेन का संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ तक भी ये बात पहुँचती है और अंग्रेज़ों के द्वारा इसे काले कानून की संज्ञा दे दी जाती है। काला कानून किसके द्वारा कहा जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जो सदर निजामत अदालत है उसके क्षेत्राधिकार में संपूर्ण यूरोपीय लोगों को कर दिया जाता है। इस वजह से जो यूरोपीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। अब बात करते हैं उनके समय, लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक जो समाज सुधार का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। जो मानव बलि की प्रथा होती थी, जो आपने पीछे की क्लासों में भी पढ़ा होगा, अगर आपने एंसेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो प्राचीन भारत का इतिहास उसमें बताया जाता है। पुरुष मेध यज्ञ होता था एक, उसमें जो मनुष्य की, एक मानव की बलि दी जाती, अपने इष्ट देवता को, अपने जो कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए कई बार मनुष्य की बलि दी जाती है। कई बार अगर कई भवन निर्माण का कार्य किया जाता तो वहाँ पे भी किसी निर्माण से पहले अनिष्ट न हो ऐसा मानकर लोगों के द्वारा जो मनुष्य की बलि दी जाती थी। इस प्रथा का विरोध लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया जाता है और लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा अपने जो एक विश्वसनीय अधिकारी कैंपेबल है उनको उड़ीसा में भेजा जाता है और उनके द्वारा जो
उड़ीसा राज्य में जो लोगों को समझा बुझाकर डरा धमकाकर इसे मानव बलि प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। 1830 ईस्वी में बताते हैं जो बस्तर का राजा था, शासक था, उसके द्वारा जो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए 30 लोगों को बलि दे दी जाती है, 30 व्यक्तियों की हत्या कर दी जाती है। और पूना में भी प्रतिवर्ष पूना के शासक के द्वारा क्या किया जाता, पूना के शासक के द्वारा प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। और सतारा का शासक था, वह भी प्रताप, सतारा महाराष्ट्र में, आधुनिक महाराष्ट्र में पड़ता है अपने, वहाँ का सतारा का जो शासक था प्रतापगढ़ जो दौरे पे जाता था, उसी दौरान एक वृद्ध महिला की उसके द्वारा बलि दी। ऐसी असामाजिक प्रथा जो यहाँ क्रूर प्रथाएं थी, तो इसका विरोध लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया। ये भी एक आधुनिकीकरण के अंदर सम्मिलित है, सुधार इसके द्वारा यहाँ देखने को मिलता है। अब लॉर्ड ऑकलैंड को 1842 ईस्वी में क्या किया जाता है, लॉर्ड ऑकलैंड को पुनः बुला लिया जाता है, क्योंकि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा है, और आंग्ल अफगान युद्ध में जो यहाँ अंग्रेजों को काफ़ी शिकस्त अफगानों के द्वारा दी जाती है, जो आगे की क्लासों में भी आएगा हमें विस्तृत रूप से। तो इस वजह से जो अफगान नीति इनकी असफल रहती है, इस वजह से लॉर्ड ऑकलैंड को भारत से पुनः वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है, और इनकी जगह लॉर्ड एलनबरो को गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। अब लॉर्ड एलनबरो जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, लेकिन इनकी क्या रहती है, जो सिंध का क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, उस क्षेत्र को इनके द्वारा क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र है उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इनकी जो नीति काफ़ी सिंध के प्रति आक्रामक रहती है, इस वजह से जो कंपनी के संचालकों और ब्रिटेन की संसद के द्वारा इन्हें वापस पुनः लॉर्ड एलनबरो को भी वापस पुनः बुला लिया जाता है। 1844 ईस्वी में सिर्फ 2 साल ही ये रहते हैं। अब 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भारत में जो गवर्नर जनरल बनकर आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटेन की संसद के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनके द्वारा जो प्रशासन का आधुनिकीकरण और किया जाता है, और काफ़ी इनके द्वारा जो सुधार किया जाता है। एक जो ट्रांसिट ड्यूटी होती है, बहारवान शुल्क, जो बहारवान शुल्क क्या होता था, ये जो देशी राज्यों और ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर कोई वस्तु पहुंचाई जाती थी, तो उसके लिए जो ये टैक्स, सीमाओं पर टैक्स लिया जाता था, इसे इन्होंने समाप्त कर दिया। जो गाड़ियों में माल लादकर और उनके द्वारा जो माल वस्तुएं पहुंचाई जाती थी, तो उस पर बहारवान का शुल्क, गाड़ियों से भी जो शुल्क लिया जाता था, उसे इनके द्वारा समाप्त किया जाता है, ताकि व्यापार में काफ़ी कुछ व्यापार को प्रोत्साहन मिले और व्यापारिक तौर पे जो काफ़ी आसानियां हो जाए। ये जो इनके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा हटा दिया जाता है। और असम क्षेत्र में पूर्वोत्तर की बात करें तो असम में जो चाय उत्पादन को काफ़ी प्रोत्साहन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा दिया जाता है। और इनके द्वारा जो सती प्रथा है विलियम बेंटिंग के समय समाप्त हुई थी, तो उस सती प्रथा किसी क्षेत्रों में जो अगर थी, तो उन क्षेत्रों में इनके द्वारा इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। तो उसके प्रति सामाजिक सुधार भी यहाँ अपने को देखने को मिलते हैं। और व्यापारियों को जो प्रोत्साहन, व्यापार को प्रोत्साहन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा, ये मुख्यतः देखा जाए तो अंग्रेज खुद एक व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, तो इनके द्वारा व्यापारियों को काफ़ी सहूलियत दी गई। कई तरह की चुंगी कर है इनके द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं, और नमक कर को भी काफ़ी कम कर दिया जाता है। और लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा एक प्रावधान और किया जाता है, वो अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ सरकारी नौकरियों के लिए इनके द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, वैसे तो 11 दिनों के अवकाश में शैक्षणिक गतिविधियां बन रही महाविद्यालय में भी, और आपने भी खूब जो मेरे ख्याल से जो इन अवकाश के समय का सदुपयोग किया होगा, और तो काफ़ी समय के पश्चात जो शैक्षणिक गतिविधियां पुनः सुचारू रूप से जो संचालित हो रही है, तो उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आप जो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जो अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास का जो बात करें तो आज की क्लास में हमने प्रशासन का आधुनिकीकरण है जो बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन है,
तो उसके बारे में पढ़ा, जो 1836 ईस्वी से लेकर 1848 भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो जाती है, तो अंग्रेज़ अधिकारियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो किस तरीके के सुधार और व्यवस्थाएं जो यहाँ बनाई जाती है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी दौरान जो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आते हैं और इन गवर्नर जनरल द्वारा अपने जो अलग अलग जो व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जाती है और प्राचीन पद्धति से जो चली आ रही व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें बदलाव इनके द्वारा किया जाता है। कुछ चीज़ें इन्होंने जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था, इनसे पहले तो मुग़ल शासकों की जो व्यवस्थाएं थी, तो उन व्यवस्थाओं को इन्होंने नियमित रखा और उन व्यवस्थाओं में जो कई सुधार की संभावनाएं थी तो इनके द्वारा जो सुधार किया जाता है। तो 1835 से 36 ईस्वी तक चार्ल्स मेटकॉफ रहते हैं। इस समय के दौरान गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो चार्ल्स मेटकॉफ, इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इसके पश्चात स्टुअर्ट एल्फिंस्टन रहते हैं, जो कार्यवाहक रहते हैं। कुछ समय के लिए जो पद रिक्त होता है तब वहाँ पे कोई कार्यवाहक की नियुक्ति की जाती है। 1836 से 42 ईस्वी लॉर्ड ऑकलैंड रहते हैं। इनके समय में ही जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, बात की जाए तो प्रशासन की। और उसके पश्चात जो बात की जाए तो 1842 से जो 44 ईस्वी लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं और इनके द्वारा प्रशासन में काफ़ी सुधार किया जाता है। उसके पश्चात जो 1844 से 48 तक, जिन्हें विस्काउंट हॉर्डिंग प्रथम भी कहा जा सकता है और इन्हें लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो प्रशासन में काफ़ी कुछ फेरबदल और सुधार किए जाते हैं। मुख्यतः देखा जाए तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा एक कानून पारित कर दिया जाता है। यहाँ पे कानून पारित करने का उद्देश्य रहता है कि जो यूरोपीय लोग हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, उनको जो यहाँ पे जो सदर अदालत है उसके अधीन, उसके कार्यक्षेत्राधिकार के अधीन कर दिया जाता है, जिसका यूरोपीय लोगों के द्वारा काफ़ी जो विरोध किया जाता है और उनके द्वारा इसे काले कानून की संज्ञा दी जाती है। तो उसका अगर यहाँ पे देखें तो लॉर्ड ऑकलैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उनके द्वारा जो ये एक भारतीय लोगों के समान ही यूरोपीय लोगों को कर दिया जाता है यहाँ पे। और एक मानव बलि की जो प्रथा यहाँ अपने को देखने को मिलती है, उस पर भी लोग जो रोक है जो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा लगा दी जाती है। अपने जो कैंपेबल जो अधिकारी है उसको उड़ीसा में भेजकर वहाँ के लोगों को समझा बुझाकर और डरा धमका कर इस मानव बलि प्रथा पर रोक यहाँ लगा दी जाती है। और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय की बात करें, लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के समय, तो इनके द्वारा भी जो ट्रांसिटी ड्यूटी है, भारवान शुल्क, इसे समाप्त कर दिया जाता है। चाय उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है। सती प्रथा जो है उसे गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम व्यापारियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है और सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाती है। तो आज की क्लास के लिए जो हमने पढ़ा, जो प्रशासनिक आधुनिकीकरण, और अब हमारी क्लासेज जो नियमित रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो अपनी बेहतर रुचि के साथ और ऊर्जा के साथ अध्ययन अध्यापन करेंगे हम तो, और बाकी जो भी रहता है तो हम ये क्लासें अपनी अब नियमित रहेगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और बाकी पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।